इस वीडियो में हम राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में एंड बैंक राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल और साथ के साथ लियन सेट ऑफ और राइट ऑफ में क्या डिफरेंस है, एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है, आपको सिंपली लिखना है प्रमोशन अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207। नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा व्हाट्सएप एट द गिवन नंबर दैट इज 8360944207 एंड आपको जेआईबी सीआईबी प्रमोशन के अपडेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। सो इट्स अबाउट द बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ। सो राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है कि आप अकाउंट्स के बैलेंसेस को कंबाइन कर सकते हो। ये एक लीगल राइट है बैंक के पास, जहां पर आप एक अकाउंट को डेबिट करते हुए अपने ओवरड्यू लोन अमाउंट को रिकवर कर सकते हो, लेकिन दोनों अकाउंट सेम कस्टमर के होने चाहिए। एंड द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप विल बी डेटर क्रेडिटर इन वन केस, यानी कि एक अकाउंट के लिए जो रिलेशनशिप होगा वो डेटर क्रेडिटर का होगा और दूसरे अकाउंट के लिए जो रिलेशनशिप होगा वो क्रेडिटर डेटर का एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि साइमल्टेनियस रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट। तो मेन पहली चीज, पहला कंसेप्ट ये है कि ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड है कि ओवर ड्यू लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए ही आप सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर जो पेमेंट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूं। लेट्स टेक द केस की पर्सन ए है, इनका सेविंग फंड अकाउंट है। तो उस केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा? बैंक वुड बी डेटर, क्योंकि बैंक ने पैसे वापस करने हैं, और कस्टमर जो है वो बन जाएंगे क्रेडिटर। अब मान लीजिए पर्सन ए का एक और अकाउंट है, टर्म लोन का अकाउंट है, जिसमें इनकी देनदारी, इन्होंने पैसे देने हैं। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा? बैंक होगा क्रेडिटर की पोजीशन में, क्योंकि बैंक ने पैसा उधार पर दिया है, और कस्टमर होगा डेटर। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अमाउंट ओवरड्यू होना जरूरी है। अगर ओवरड्यू अमाउंट होगा, सिर्फ तभी आप राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई कर सकते हैं। और बैंक के पास ये अधिकार रहता है, एक लीगल राइट रहता है कि बैंक अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर रीजनेबल नोटिस आपको देना पड़ेगा। बैंक पैसा ले सकता है सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से, रेकरिंग डिपॉजिट से, किसी भी तरह के अकाउंट से। एक सिंपल सोबर से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक लोन अकाउंट है जहां पर ओवरड्यू बैलेंस है 15,000 पे, ओवरड्यू हो चुके हैं, और आपके जो बोरोर हैं उनके सेविंग अकाउंट में पड़े 12,000 पे। बैंक एक नोटिस भेज देगा और उसके पास, बैंक के पास अधिकार रहेगा कि बैंक ये 12,000 पे डेबिट कर सकता है सेविंग के अकाउंट से और अपने रिकवर कर सकता है अमाउंट को। अब जो नया अमाउंट रिकवरी वाला पेंडिंग रह गया, वो 15,000 की जगह 12,000 का अमाउंट पेंडिंग रह जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए, दैट्स रिलेटेड टू द कंबाइनिंग ऑफ द अकाउंट्स। एंड कंडीशंस क्या रहती है कि सेम कस्टमर होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज कैपेसिटी सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक मान लो कि पर्सन ए का अकाउंट था, राइट, जो लोन अकाउंट है वो पर्सन ए का है, और जो सेविंग फंड अकाउंट है वो ए एंड बी का एक ज्वाइंट अकाउंट है। तो क्या इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई कर पाएंगे? नो, दैट वोंट बी पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज देखो, यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है, यहां पर कंबाइंड अकाउंट है, तो बैलेंस दोनों को बिलोंग करता है, एक पर्सन को बिलोंग नहीं करता, राइट। तो इसके केस में ये बैलेंस अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो एक ट्रस्ट अकाउंट है जहां पर पर्सन ए है ट्रस्टी, पर्सन ए इज ट्रस्टी, तो क्या रिकवरी कर सकते हैं कि लोन अकाउंट की? स्टिल नो, स्टिल नहीं कर सकते रिकवरी। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहां पर कैपेसिटी डिफरेंस है। इस केस में, ट्रस्ट अकाउंट के केस में, पर्सन जो है वो ट्रस्टी की तरह बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो बैलेंस को। डेट कैन नॉट बी अप्लाइड एट ऑल, उस बैलेंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो कैपेसिटी सेम होना जरूरी है। पर्सनल वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मस्ट मैच, वो कैपेसिटी मैच होगी तभी काम का चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और लॉफुल डेप्ट होना चाहिए, यानी कि डेप्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आप लीगली एनफोर्स कर सकते हो, तभी आप राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई कर पाओगे। एंड दैट मस्ट बी ड्यू एंड पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगले महीने की इंस्टॉलमेंट आप इसी महीने डेबिट करके बैठ जाओ। नो, दैट इज नॉट अलाउड। फ्यूचर डेप्ट को रिकवर नहीं कर सकते। जो ओवरड्यू अमाउंट है आप सिर्फ उसी को रिकवर कर सकते हो, ओनली दैट कैन बी रिकवर्ड। सो मेक श्योर कि ये वाली जो टर्म्स है ना, उनका आपने ध्यान जरूर रखना है। देन इट्स रिलेटेड टू नोटिस रिक्वायरमेंट। क्या नोटिस भेजना जरूरी है? यस।
प्रायर नोटिस इज टू बी सेंट, प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आप एक रीजनेबल नोटिस भेजेंगे जब अपने राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई करना है, एक्सरसाइज करना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई वो पेमेंट कर सकता है अपने एंड पर अगर करना चाहे तो। अगर बिकॉज अगर आप नोटिस नहीं देते हो, उसके केस में मान लो उसका कोई चेक लगना था, वो डिसऑनर हो गया एंड उसको नुकसान हो गया, तो भाई आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो नोटिस का पर्पज यही है कि वो ड्यूज को वॉलेंटरीली क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है एंड उनको पे ऑफ कर सकता है, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। लेकिन कुछ एक जगह पर यहां पर क्या है, एक्सेप्शन है। लाइक मान लो कि इंसॉल्वेंसी हो गई है पर्सन की, या फिर लेट्स से केस ऑफ फ्रॉड है, या मान लो आपके पास गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया है या अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया है, तो बैंक के पास एक सुपीरियर राइट रहता है। दिस इज राइट ऑफ सेट ऑफ इज अ सुपीरियर राइट टू द बैंक कि भाई कोई बात नहीं, अगर गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो भी गया है तो भी कोई नहीं है, बैंक फिर भी इसे पहले राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई कर सकता है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई करने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या राइट ऑफ सेट ऑफ जो है उसको अप्लाई करने के लिए लिमिटेशन अकाउंट में होनी जरूरी है। अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो भी गई है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिटेशन का मतलब पता क्या होता है, जैसे लोन दिया आपने, अब लोन में रिकवरी नहीं आ रही, तो लोन के केस में ना लिमिटेशन अलाइव कैसे होती है, जैसे मान लो कोई बैलेंस डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, इससे लिमिटेशन अलाइव हो जाती है। या आप रिवाइवल लेटर ले लेते हो कस्टमर से, डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर ले लेते हो, ठीक है, या उसको हम कहते हैं बीसी लेटर, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर ले लेते हो कस्टमर से, तो भी लिमिटेशन अलाइव हो जाती है। लिमिटेशन अलाइव होने का मतलब होता है कि आप कानून के दायरे में रिकवरी करवा सकते हो। लेकिन इन केस अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो भी गई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप राइट ऑफ सेट ऑफ को आप एक्सरसाइज कर सकते हो इन केस ऑफ if the limitation is expired, right? That's not required. So special cases क्या है राइट ऑफ सेट ऑफ के, like I told you, इंसॉल्वेंसी का केस तो है ही है। जब इंसॉल्वेंसी हो गई है, कस्टमर की डेथ हो गई है, तब भी देखो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तब भी आप बिना नोटिस दिए क्या कर सकते हो, राइट ऑफ सेट ऑफ कर सकते हो। अगर गार्निशी ऑर्डर आ जाता है या अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो उस केस में भी आप अपने राइट को सबसे पहले लगा सकते हो। बैंक पहले अपने ड्यूज की रिकवरी करेगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको अटैच करेगा टुवर्ड द गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर। अब बात करते हैं पार्टनरशिप केस रूल्स के बारे में। देखो पार्टनरशिप केस रूल्स क्या होते हैं। अब पार्टनर जो होते हैं ना किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, दे आर हैविंग अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो पैसा उनका फर्म में लगा हुआ है वो तो लाइबल है ही है, साथ ही साथ पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। मान लो कि फर्म के नाम पर डेप्ट ड्यू था, यहां पर है XYZ फर्म, और XYZ फर्म के नाम पर डेप्ट था ड्यू, जो पैसा फर्म ने पे करना था, और उसी बैंक में A पर्सन, B पर्सन, C पर्सन का सेविंग अकाउंट भी है। अब जो फर्म का करेंट अकाउंट था उसमें बैलेंस पड़ा था 30,000 पे, और ए के अकाउंट में पड़े थे 10,000 पे, बी के अकाउंट में पड़े थे 10,000 पे, और सी के अकाउंट में पड़े थे लेट से 15,000 पे, राइट। और टोटल अमाउंट जो फर्म के नाम पर लोन ओवर ड्यू था वो था 1 लाख रुपए का लोन ओवर ड्यू। कितने का? 1 लाख रुपए का लोन ओवर ड्यू था। तो बैंक एक नोटिस देगा, बैंक एक नोटिस देगा पार्टनर्स को, ए बी सी को और फर्म को नोटिस देगा, और उसके बाद अगर कुछ चीज नहीं की गई तो बैंक डेबिट करेगा ये वाले बैलेंस को और 10,000 को, बी पर्सन के 10,000 को और सी पर्सन के 15,000 को, और अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इन पार्टनरशिप केस, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है दैट इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स का जो पर्सनल अमाउंट है, पर्सनल अकाउंट बैलेंस है, वो भी इक्वल लाइबल रहता है, राइट। तो फर्म का डेप्ट जो है, ठीक है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स क्रेडिट अकाउंट, इट कैन बी सेट ऑफ। देखो पार्टनर्स का डेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फर्म का जो डेप्ट है इट कैन बी सेट ऑफ, आप वो सेट ऑफ कर सकते हो। वो लीगल एंटिटीज डिफरेंट है क्या? वो डिफरेंट लीगल एंटिटीज नहीं है। मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, वो डिफरेंट लीगल एंटिटीज नहीं है, उनको सेम माना जाता है। बट इन केस ऑफ पार्टनर्स डेप्ट, मान लो ए के नाम में लोन था, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, तो क्या आप पार्टनरशिप फंड के अकाउंट को डेबिट करते हुए ए के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो? आंसर इज नो, दैट कैन नॉट बी डन।
दैट कैन नॉट बी डन। अगर ऑथराइज अथॉरिटी एग्जिस्ट दी हुई है, ठीक है, फर्म ने अथॉरिटी दी है, गारंटी दी है, वो बात अलग रहेगी, लेकिन इन जनरल केस इट कैन नॉट बी डन। क्वेश्चन भी आएगा तो इट कैन नॉट बी डन। बट अगर फर्म का डेप्ट है और वो ड्यू है और पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन्ड है तो डेफिनेटली इट कैन बी डन कि आप पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हुए पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन रीजनेबल नोटिस की जो कंडीशन है दैट इज रिक्वायर्ड। नाउ द राइट अगेंस्ट द गारंटर, गारंटर के अगेंस्ट कैसा राइट रहेगा इन केस ऑफ द राइट ऑफ सेट ऑफ? तो सबसे पहले जिम्मेदारी रहेगी कि बैंक को एक डिमांड रेज करनी पड़ेगी ऑन द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर यानी कि बोरोर के ऊपर सबसे पहले एक डिमांड रेज करनी पड़ेगी कि आप पैसे दो। अब अगर जो बोरोर है वो पैसे नहीं पे कर रहा, यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो पैसे पे नहीं करता है, वो डिफॉल्ट कर देता है, तो फिर गारंटी ट्रिगर हो जाएगी, गारंटी विल बी इन्वॉक्ड। फिर बैंक जो है गारंटी इन्वॉक कर सकता है और गारंटर को नोटिस दे सकता है। एंड वंस द नोटिस इज गिवन टू द गारंटर, एक बार आपने गारंटर को नोटिस दे दिया, राइट, एंड लेट से बोरोर का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक उस केस में डिमांड कर सकता है रिमेनिंग अमाउंट की फ्रॉम द गारंटर। एंड गारंटर लायबल हो जाएगा कि उसने लेफ्ट ओवर जो बैलेंस है उसको पे ऑफ करना है। लेट से कि बोरोर के खाते में जो पेंडिंग है, यानी कि जो लोन ड्यू है, वो है लेट से 80,000 रुपीज का, 80,000 रुपए का लोन ड्यू है। और लेट से जो सेविंग फंड है बोरोर का प्राइमरी डेटर का, राइट, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं 30,000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ठीक है जी। आप उसके बाद बैलेंस कितना बच गया, 50,000 का बच गया। तो बैंक जो है वो गारंटी इन्वोक कर सकता है, गारंटी इन्वोक कर सकता है और एक रीजनेबल नोटिस भेज सकता है गारंटर को, एंड वहां से सेट ऑफ कर सकता है लाइबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के बाद। दैट कैन बी डन अगर गारंटर के अकाउंट में पैसे पड़े हैं और गारंटर का अकाउंट बैंक के पास पड़ा है तो। Then after that we are going to study about the right of appropriation. Right of appropriation बहुत सिंपल सा है, that is covered under section 59 and 60, 59 to 61 under the Indian Contract Act। और ये कहता है कि अगर कोई पैसा आपके पास जमा करवाने आया है बैंक में और वो नहीं बताता कि अकाउंट में कौन से में जमा करना है, तो पैसा कैसे कैसे जमा किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ये डिटरमिन करता है कि अगर पेमेंट आई है आपके पास तो किस हिसाब से आप अप्लाई करोगे उस पेमेंट को, अगर मल्टीपल डेट अकाउंट सेम क्रेडिटर के पास मेंटेन्ड है तो, राइट। अब सेक्शन 59 डील करता है रिलेटेड टू द डेटर्स राइट टू एप्रोप्रिएट, कि डेटर का क्या राइट है एप्रोप्रिएट करने से रिलेटेड। और सेक्शन 60 डील करता है क्रेडिटर्स राइट व्हेन डेप्टर इज साइलेंट। और सेक्शन 61 डील करता है जब कोई भी स्पेसिफाई करता ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहला सेक्शन जो है दैट इज द सेक्शन 59। सो सेक्शन 59 जब एप्लीकेबल होगा दैट इज एक्सप्रेशन बाय द डेटर, तो इसके केस में जो सेक्शन 59 है वो अप्लाई हो जाएगा। यानी कि बोरोर आया और बोरोर ने बता दिया कि भाई इस अकाउंट में पैसे डालने, और बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। सो लेट से बी इज द बोरोर और उसके चल रहे अलग अलग अकाउंट, टर्म लोन है, सीसी लिमिट है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप अकाउंट चल रहा है। तो वो आके कहता है कि 50,000 रुपए जमा कर दो टर्म लोन वाले अकाउंट में जमा कर दो और 1 लाख जमा कर दो सीसी लिमिट वाले अकाउंट में जमा कर दो। लेकिन बैंक वाले कहते हैं नहीं जी, ये तो आपके ओवरड्राफ्ट में भी ड्यू है, एलएपी में भी ड्यू है, हम तो वहां जमा करेंगे। तो दैट इज नॉट डन, क्योंकि यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है। डेप्टर का फर्स्ट राइट रहता है कि वो स्पेसिफाई करेगा कि पैसा कहां जाना चाहता है, वो कहां डालना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है पेमेंट के समय पर, तो वो डिसाइड करेगा। अगर उसने डिसाइड कर दिया तो उसने एक्सप्रेस देर कर दिया तो आपको उसी हिसाब से पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्रेडिटर की ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि आपको डेटर की एप्रोप्रिएशन को ऑनर करना पड़ेगा। आप डेटर की इंस्ट्रक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते हो। दैट इज अ राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन अगर डेटर ने एक्सप्रेशन दिया है। अब लेकिन अगर डेटर ने एक्सप्रेशन नहीं दिया यानी कि ओमिशन हो गया विच इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 60, राइट, यानी कि डेटर साइलेंट है, उसने नहीं बताया, तो क्रेडिटर डिसाइड कर सकता है भाई कौन से अकाउंट में पैसे पहले डालने हैं। तो उस केस में क्रेडिटर विल बी हैविंग द पॉइंट कि वो डिसाइड करेगा एक कमर्शियल सेंस के हिसाब से कि कौन से अकाउंट में रिकवरी करनी है नहीं करनी है। सो क्रेडिटर पेमेंट को उस मैनर में डिसाइड करेगा जहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बैंक के इंटरेस्ट को लेकर के, ताकि मान लो कि जो सिक्योर्ड है टाइम बार डेप्ट्स हैं डेफिनेटली आप उसमें क्रेडिट करोगे ताकि लिमिटेशन भी अलाइव हो जाए। अब अगर कोई भी एक्सप्रेस ही नहीं करता
ना बोरोर ने बताया, ना बैंक ने कुछ कहा, तो फिर नॉन एप्रोप्रिएशन रूल लग जाएगा, यानी कि सेक्शन 61 अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सबसे पुराना जो डेप्ट होगा क्रोनोलॉजिकल मैनर में, उसके हिसाब से उस बैलेंस को सबसे पहले एप्रोप्रिएट किया जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा, एंड दैट विल बी अ टाइम बेस्ड प्रायोरिटी, यानी कि जो सबसे पहला डेप्ट था उसको सबसे पहले सेटल करोगे, एंड सबसे बाद का जो डेप्ट था उसको बाद में सेटल करोगे। और यहां पर लग जाता है क्लेटॉन्स रूल। क्लेटन रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्लेटन रूल बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, लेट्स से पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, ये तीन पार्टनर्स हैं और उनका सीसी लिमिट चल रहा है, और लेट्स से सबसे पहला जो पैसा निकाला गया था 10,000 पे डेबिट किए गए थे, फिर 20,000 डेबिट किए गए थे, और फिर डेबिट किए गए थे 20,000 फिर से डेबिट कर दिए। ठीक है जी, ये डेबिट हुआ अमाउंट, और ये अमाउंट डेबिट किया पर्सन ए ने, ये बी ने, ये सी ने, राइट। अब क्या होता है कि पर्सन सी की हो जाती है डेथ, पर्सन सी की हो जाती है डेथ हो जाती है, तो अब पर्सन सी ने पैसे कितने लिए थे, 20,000 लिए थे। अब ए भी कहते हैं कि हम अपने अपने पैसे उठा देते हैं, पर्सन सी की जगह पर मान लो कि पर्सन ए की डेथ हो गई, पर्सन ए की डेथ हो गई है, राइट, पर्सन ए ऑफ हो चुके हैं। अब ये दोनों बी और सी सोचते हैं कि हम अपने पैसे वापस कर देते हैं, तो पर्सन बी क्या करता है यहां पर, वो 20,000 रुपए जमा करवा देता है। क्या करता है, 20,000 रुपए जमा करवा देता है, और ये जो पर्सन सी है ये भी 20,000 पे जमा करवा देता है। लेकिन क्या ये अमाउंट जो बी और सी ने जमा करवाई, ये माना जाएगा कि बी और सी ने अपनी पेमेंट की अमाउंट्स की? नो। वाई? बिकॉज 20,000 पे जो जमा करवाए गए, वो किसको सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले, वो सबसे ओल्डेस्ट वाले डेप्ट को सेट ऑफ करेंगे, यानी कि 20,000 में से 10,000 सेट ऑफ करेंगे पहले ये 10,000 की एंट्री को, और उसके बाद ये 10,000 सेट ऑफ होंगे यहाँ पे। ये 20,000 जो जमा हुए ये पहले 10,000 सेट ऑफ करेंगे ऊपर वाले केस में जो पेंडिंग रह गए थे, फिर 10,000 सेट ऑफ करेंगे नीचे वाले में। तो इस तरह से सेट ऑफ होंगे और अभी भी 10,000 में पेंडिंग माने जाएंगे। सो दिस इज द क्लेटन रूल। क्लेटन रूल ये कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर रिकवरी होती है, यानी कि सबसे पुराना जो डेप्ट होता है उसकी रिकवरी सबसे पहले होती है। जैसे मान लो एक सिंपल सीसी लिमिट भी है ना, आपने सीसी लिमिट में पहले 10,000 उठाए जनवरी महीने में, 20,000 उठाए फरवरी के महीने में, 30,000 उठाए मार्च के महीने में, और मान लो कि आप कहते हो कि मैं मार्च के पैसे पहले वापस कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लेटन का रूल लगेगा, जब आप पैसे जमा करवाओगे तो जनवरी वाला डेप्ट जो था आपका, उस एंट्री को सबसे पहले सेट ऑफ माना जाएगा। दैट इज द क्लेटन रूल, राइट। अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बात करते हैं। जब भी अमाउंट जमा होगा तो सबसे पहले रिकवरी पता किस अमाउंट की मानी जाएगी, सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट की रिकवरी मानी जाएगी। यानी कि मान लो आपने जमा करवाए 50,000 पे, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू था 25,000, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो ड्यू था 30,000, और इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू था 20,000। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका अमाउंट जो रिकवर हुआ सबसे पहले वो इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर हो, नो। सबसे पहले जो अमाउंट आपका रिकवर होगा लोन में जो भी आउटस्टैंडिंग है, वो इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर होगा। जैसे मान लो 30,000 प्रिंसिपल है और 20,000 आपका आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, और आपने 10,000 जमा करवाए, और आप कहो कि मैंने प्रिंसिपल पे ऑफ कर दिया, नो। 10,000 पहले अप्रोप्रिएट होगा टुवर्ड द इंटरेस्ट अमाउंट, पहले इंटरेस्ट अमाउंट को अप्रोप्रिएट करेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अप्रोप्रिएट होगा, एंड उसके बाद जो बैलेंस होगा, जब मान लो आपका इंटरेस्ट रिकवर हो गया, फिर आपका रिकवर होगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होगा। ये सीक्वेंस एक्चुअली इंश्योर करता है कि लेंडर को पूरी कंपनसेशन मिल जाएगी फॉर यूज ऑफ मनी बिफोर द प्रिंसिपल रिडक्शन। प्रिंसिपल रिडक्शन पहले नहीं होगी, राइट। दिस इज बेसिकली स्पेसिफिकली मेंशन्ड ओवर हियर। नाउ इट्स रिलेटेड टू द कंडीशनल पेमेंट्स। अब बैंक जो है वो बाउंड नहीं है कि उसने पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना है कंडीशन के साथ या रिस्ट्रिक्शन के साथ जो डेटर के द्वारा डाली गई हैं। कि जैसे मान लो कि जो डेटर है वो कहता है कि पहले प्रिंसिपल को पे ऑफ करो, या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो, या जो पिनल इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दो। तो ये कंडीशंस बैंक मानने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक का अधिकार है कि कोई भी कंडीशनल पेमेंट को बैंक रिजेक्ट कर सकता है, बैंक पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर कंडीशन को इग्नोर भी कर सकता है, या कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकता है अगर अग्रीबल लगती है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बैंक उसको रिजेक्ट और इग्नोर भी कर सकता है, दैट इज अलाउड, वो चीज अलाउड करी गई है। क्लियर है चीज? दैट्स अबाउट द कंडीशनल पेमेंट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कंपैरिजन लियन सेट ऑफ
और एप्रोप्रिएशन के बीच में देखते हैं कि क्या कंपैरिजन है। अप्लाई की बात करें तो गुड्स और सिक्योरिटीज के ऊपर लियन अप्लाई होती है। सेट ऑफ की बात करें तो मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जैसे मान लो एक अकाउंट में डेटा क्रेडिटर रिलेशनशिप है, दूसरे में क्रेडिटर डेटा रिलेशनशिप है, तो वहां पर अप्लाई होगा। एप्रोप्रिएशन कहां पर अप्लाई होगा? जहां पर मल्टीपल डेट्स हैं वहां पर एप्रोप्रिएशन अप्लाई होगा। एक्शन की बात करें तो लियन के तहत आप पोजेशन को रिटेन कर सकते हो, एंड सेट ऑफ के तहत आप बैलेंसेस को, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस से एडजस्ट कर सकते हो जो अमाउंट ड्यू हो चुका है उसके लिए। एंड फर्दर एप्रोप्रिएशन की बात करें, यू आर टू एलोकेट द पेमेंट, की पेमेंट पहले कौन से अकाउंट में जमा की जाएगी। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू लीगल बेसिस, तो वो सेक्शन 170 71 में कवर्ड है लियन। बैंकिंग कस्टम्स के हिसाब से सेट ऑफ है, किसी लीगल कानून के तहत ही मेंशन नहीं है, और एप्रोप्रिएशन इज मेंशन अंडर सेक्शन 59 टू 61। नोटिस की बात करें तो सिर्फ राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में नोटिस की रिक्वायरमेंट बनती है, और लियन के केस में या फिर एप्रोप्रिएशन के केस में द नोटिस इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, राइट। सो वी लर्न ऑल अबाउट द लियन। लियन का बेसिक क्या था, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इफ यू वांट कि आपको प्रमोशंस का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए और साथ के साथ आपको प्रमोशन के अपडेट्स भी मिलते रहे, आपको लिखना है प्रमोशंस। क्या राइट टाइप करना है? यू आर जस्ट टू टाइप प्रमोशंस और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, राइट। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।